आर्य ये बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि क्या सचमुच उसकी मां को उससे बहुत उम्मीदें थी। हालांकि आर्य तो बहुत छोटा था, वो इतनी सारी बातें समझता भी नहीं था, लेकिन उसको बोल बोल कर ही उसकी मां ने सब सिखा दिया था। और जैसे उसकी मां की मौत हुई, वो सब कुछ भूल गया और ऐसा भूला कि उसे बाद में काफी सालों तक तो कुछ याद ही नहीं आया। आर्य के दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि वो अपनी मां की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। जब आर्य ने इस बारे में सोचा तो तुरंत उसका चेहरा उदास हो गया। इससे पहले आर्य बहुत कमजोर और मासूम जैसा था, लेकिन उसकी मां ने तो उससे कुछ और ही उम्मीद की थी। इसलिए वो बस इस बात से अफसोस कर रहा था कि वो कभी भी अपनी मां की उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। और तो और उसे ऐसा भी लगता था कि आज राठौर परिवार पर जो मुसीबतें थी वो सब उसकी वजह से ही थी। आर्य से अब रहा नहीं गया और उसने बिना खुद को रोके अपने चाचा से सवाल किया, चाचा जी, क्या आपको पता है कि मेरी मां मुझे क्या करते हुए देखना चाहती थी? आर्य की बात सुनकर विराट ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद बड़े भैया को ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गए और बाद में हमें खबर मिली कि उनकी मौत हो गई है। विराट राठौर सही कह रहा था। आर्य के पिता पहले तो गायब हो गए थे और फिर खबर मिली कि उनकी मौत हो गई थी। वो सिर्फ अचानक से गायब नहीं हुए थे, बल्कि उसने आर्य की मां की सारी किताबें जला दी थी, जो वो शायद आर्य के लिए ही छोड़ कर गई थी। अगर उसके पिता ने ये सारी किताबें नहीं जलाई होती तो आर्य कभी ना कभी उन किताबों को पढ़कर अपनी मां के सिखाए गए टेक्निकों को वो पूरी तरीके से नहीं भूलता और आज वो कुछ और ही होता। शायद आर्य अगर इतना मासूम नहीं होता तो कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। ना आर्य की मां इस दुनिया में थी और ना ही पापा। फिर वो किसी पर दोष डालकर क्या ही कर लेता। आर्य को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो वैसा क्यों नहीं था जैसा कि उसकी मां उससे उम्मीद करती थी। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि शायद वो इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए वो शिकायत और बहाने बना रहा था। उसे इन सब के बारे में ना सोचकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और जो हो चुका था उस बारे में सोचकर अपना वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अपने मन से सारे अजीब अजीब ख्याल को निकालते हुए आर्य ने अपने चाचा की तरफ देखा और उनसे सवाल किया, क्या और भी कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो या फिर जो मैं नहीं जानता? आर्य को लग रहा था कि ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उसके लिए जरूरी तो होगी, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं थी। इसलिए तो उसके चाचा जी इतना सीरियस होकर उससे बात कर रहे थे। विराट राठौर ने आर्य की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हें पता है तुम्हारी मां कहां की रहने वाली थी? आर्य, मुझे पता है कि तुम्हें भी यह सब जानना होगा, विराट ने कहा। आर्य ने अपना मुंह बंद ही रखा और उसने कुछ भी नहीं कहा था। आखिर वो इस बारे में क्यों नहीं जानना चाहेगा? उसका राठौर परिवार के अलावा कोई दूसरा परिवार नहीं था। और जब आर्य बहुत छोटा था तो उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उसके नाना नानी का परिवार बहुत दूर रहता था, यहां तक कि वो बॉर्डर से भी काफी दूरी पर रहते थे। इसलिए उन दोनों परिवारों में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन जो उसके दादाजी ने
उसके ननिहाल का पता बताया था, वो कितना दूर हो सकता था। आर्य के मन में यही बातें चल रही थी जब उसने अपने नानी की घर की बात सुनी। तभी कोई बाहर खांसने लगा। अचानक से उस कमरे के बाहर से किसी की खांसने की आवाज सुनी। विराट आर्य को उसके ननिहाल के बारे में बताने ही वाला था कि खांसने की आवाज सुनकर वो रुक गया। वो आवाज सुनकर आर्य और विराट दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि आखिर वो कौन हो सकता था। इसलिए तो अपनी बातें छोड़कर वो बाहर देखने के लिए चले गए। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और उधर से महेश राठौर चलता हुआ आया। जैसे ही महेश राठौर उस कमरे में आया, उसने एक नजर पहले विराट को देखा और फिर आर्य को देखा। विराट ने कहा, पापा। तभी आर्य ने भी कहा, दादाजी। विराट राठौर ने गुनहगार जैसी आंखों से अपने पिता की तरफ देखा और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन वहां आर्य परेशान था कि आखिर अचानक से उसके दादाजी वहां क्यों आ गए, और अब उनकी बात भी अधूरी रह गई थी। विराट उसे उसकी मां के बारे में और नानी घर के बारे में बताने वाला था, लेकिन महेश राठौर के अचानक से आने की वजह से वो भी कुछ कह नहीं पाया। आर्य अपने मन में सोचने लगा कि क्या उसे अपनी मां और उसके परिवार के बारे में जानने का हक नहीं था। महेश राठौर ने गुस्से में विराट की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्य से इस बारे में बात करने की? क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये सारी बातें आर्य को बताने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए? दूसरी तरफ किसी ने मार्शल विराज से पूछा, मार्शल, आपका ऑर्डर क्या है? काफी देर के बाद बारिश रुक चुकी थी और आसमान फिर से साफ हो चुका था। लखीमपुर में रात का मौसम बहुत सुहाना था। बारिश के बाद वहां पर चांद तारे भी दिखना शुरू हो गए थे। बाहर से आती हुई हवाएं इतनी ठंडी थी कि अंदर बैठे लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वो इंसान जो अभी अभी मार्शल से उनका हुक्म पूछने आया था, उसने खुली खिड़की की तरफ देखकर कहा, मार्शल, बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं खिड़की बंद कर देता हूं, वरना आपको ठंड लग जाएगी। मार्शल विराज मल्होत्रा को ठंडी हवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने अपने सिपाही की बात टालते हुए उससे कहा, अपने साथ कुछ लोगों को वापस लेकर मल्होत्रा महल जाओ और वहां पर जाकर उनको बताना कि मैं कल भोपाल के लिए निकलने वाला हूं और मुझे वहां जाकर शादी के बारे में पता लगाना है कि आखिर बात क्या है। उस नौकर ने मार्शल की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी मालिक। वो शादी की बात को लेकर परेशान हो गया था और उसे पता था कि जब मार्शल के पर्सनल गार्ड को भी यह बात पता लगेगी तो वो लोग भी ऐसे ही बहुत हैरान होंगे। मार्शल विराज के उस सिपाही ने अपने मन में सोचते हुए अपने आप से कहा, शादी का कॉन्ट्रैक्ट और सगाई? पता नहीं मार्शल किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या मार्शल की सचमुच किसी से सगाई हो चुकी है? उसने फिर से अपने मन में सोचा, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। उस नौकर ने जाते हुए मन में कहा, नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मार्शल की सगाई कब और किससे हुई? वो तो लगभग 10 साल से बॉर्डर पर रह रहे हैं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता।
क्या ऐसा हो सकता था कि मार्शल अपने सरदार से सगाई के बारे में छुपा रहा हो, इसलिए ताकि वो भोपाल में आराम से जाकर अपनी मर्जी से सगाई कर सके? उस सिपाही के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने मार्शल विराज से सवाल करते हुए कहा, मार्शल, क्या अभी अभी आपने जो कहा वो सच है? अगर सरकार को पता चल गया कि आप उनसे कुछ झूठ कह रहे हैं तो पता नहीं वो गुस्से में आपको क्या सजा देंगे। उस सिपाही की बात सुनकर मार्शल विराज नाराज होते हुए उसकी तरफ देखने लगा और उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सगाई के बारे में झूठ बोलूंगा? उस सिपाही ने आश्चर्यचकित होते हुए मार्शल विराज से सवाल किया, क्या सच में ऐसा है मार्शल? लेकिन आपने तो कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही कभी किसी और ने ऐसा कहा है कि आपका रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। मार्शल विराज ने कुछ सोचते हुए अपने सिपाही से कहा, मेरा या फिर किसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि मल्होत्रा परिवार और राठौर परिवार में रिश्ते की कुछ बात हुई थी, लेकिन वो क्या है, किस बारे में है, वो तो मुझे वहां जाकर ही पता चलेगा। जब मार्शल ने उस सिपाही को डांट दिया तो फिर उसकी मार्शल से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप वहां से चला गया। अब भले ही उसे इस बात का कितना भी बड़ा सदमा क्यों न लगा हो, लेकिन उसने सोचा कि जब मार्शल ऐसा कह रहे थे तो वो सच भी कह रहे होंगे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी के साथ कोई मजाक नहीं किया, तो फिर वो शादी के बारे में ऐसी बात क्यों करेंगे? उस सिपाही ने मार्शल विराज मल्होत्रा से सवाल करते हुए कहा, मालिक, जैसा कि आपने कहा था कि मैं आधे लोगों को लेकर सरदार के पास लौटने के लिए तैयार हूं, तो क्या हमारे लिए आपका कोई और हुक्म है? जब मार्शल विराज ने देखा कि ऑर्डर देने के बावजूद भी वो सिपाही वहां से नहीं गया, तब उसने उससे कहा, नहीं नहीं, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर कोई काम बाकी है या तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। मार्शल के खास सिपाही ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मार्शल, मैं बस यही पूछना चाहता था कि भोपाल के आसपास बहुत सारे डकैत रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ 1/4 सिपाहियों को ही सरदार के पास वापस भेजिए। मार्शल विराज ने उन सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं संभालूंगा, तुम लोग जा सकते हो। आखिर आर्य के दादा क्यों नहीं चाहते थे कि आर्य अपनी मां के बारे में कुछ जाने? क्या मार्शल विराज मल्होत्रा परिवार और राठौर परिवार के रिश्ते के बारे में सच्चाई पता कर पाएंगे? क्या अपने माता पिता के मना करने के बावजूद भी विराट आर्य को उसकी मां के बारे में बताएगा?